कल तक क्या पढ़ा था हमने? अभी तक हमने सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन किया था, वो हो गया होगा सबका। मैंने सेल के बारे में बताया था, सेल में 2 सेल कर लिए हम लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कर लिया और आपका इलेक्ट्रो केमिकल सेल कर लिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बेसिस पे मैंने आपको फैराडे के 2 लॉ बताए थे कल, फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेसिस पे मैंने आपको नॉनस्टिक क्वेश्चन बताया था, तो इसमें से 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है और इसमें से आपका 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया है। सेल के बाद हमने गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी पढ़ी और इसके रिलेशंस पढ़े हमने, किसके साथ? केसी के साथ, ई नोट सेल के साथ और केसी के साथ इसके रिलेशन थे। ठीक है, वो वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया था। अब आज के लिए मैंने जो आपको बताया था कि आज हमारे पास होगा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोलराउस लॉ और इसके एप्लीकेशन। ये आज का टारगेट है अपना। तो वैसे कुछ खास नहीं है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, पढ़ भी रखे हमने। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं। आमरा अली, तुमने बेटा लेक्चर देखा कल वाला? तो क्लियर है क्या? कुछ दिक्कत है उसमें? हो गया, चलो ठीक है। अब आप देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। क्या है ओम्स लॉ? क्या है? करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, current flow through the conductor is directly proportional to potential difference occurs across its end. Current flow through the conductor is directly proportional to potential difference occurs across its ends. तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ गया R। R यहाँ पे कौन है? R यहाँ पे रेजिस्टेंस, I इलेक्ट्रिक करंट और V पोटेंशियल डिफरेंस है आपका। ठीक है, अगर हम अलग से रेजिस्टेंस को डिफाइन करें, व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज या करंट इन द सर्किट। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय आर, इट्स यूनिट इज ओम। ठीक है, क्योंकि ओम ने एक्सप्लेन किया था ना, तो उसी के नाम पर इसका यूनिट ओम्स रख दिया गया। ठीक है ना, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। ये क्या है? करंट जो फ्लो होता है किसी सर्किट में, उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, इसे उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया? क्या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, उसको इसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब बात आ गई किसी इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट की बात आ रही होती है तो उस टाइम पे हम लोग
क्या देखते हैं? हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कैथोड और एक एनोड, दो इलेक्ट्रोड बनाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने इलेक्ट्रोड ले लिए प्लेटिनम के और एक क्लोज कंटेनर में से बंद कर दिया, तो यही एक वैरायटी बन जाती है हमारी किसकी? कंडक्टिविटी सेल की। ठीक है, यानी अगर इसी को मैं बात करूं, एक क्लोज कंटेनर ले लिया हमने, उस क्लोज कंटेनर में इलेक्ट्रोड लगा दिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये भी एक वैरायटी है हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही है। कंटेनर को क्लोज कर दो, ये आपके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम L से डिनोट करेंगे। इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करेंगे। ये आपके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम ब्लैक की इसके ऊपर लेयर बनी होती है। इस वाले सेल को हम लोग कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। इस वाले सेल को क्या बोलना होता है? कंडक्टिविटी सेल। अब इस कंडक्टिविटी सेल, इट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके बेसिस पे हम लोग रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड करेंगे ये स्टडी करेंगे। तो अगला टॉपिक मैं बोलता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बिकॉज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहां पे, इसलिए बात हमारे इलेक्ट्रोलाइट की होगी। बात अगर किसी मेटेलिक वायर की होती तो आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। वायर की मोटाई के इनवर्सली होता है, टेम्परेचर के भी इनवर्सली है। टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन यहां पर हम वायर की बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो हमारे रेजिस्टेंस के कंडक्शन को अफेक्टेड करेंगे, रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ कंडक्टिविटी सेल। यहाँ पे L जरूर है, बट वो L लेंथ ऑफ वायर नहीं है। यहाँ पर L क्या है? यहाँ पर L है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ कंडक्टिविटी सेल। सेकंड होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर आपका इलेक्ट्रोड थिक है, मोटा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इसके पास, उसमें उतनी ही ज्यादा आयंस उसके कांटेक्ट में रहेंगे। आयंस ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, कंडक्शन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अगर आप इन इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस को बढ़ा दोगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आयन का मूवमेंट स्लो होता है और दूरी ज्यादा होगी तो आयन का एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना थोड़ा सा स्लोअर हो जाएगा, टाइम लगेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फंक्शनिंग बताया था कि ये मोटा सा एनोड, पतला सा कैथोड, ये मैंने कॉपर इम्प्योर ले रखा है, ये मैंने प्योर कॉपर लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल किया है। यहां से कॉपर सॉल्यूशन में जा रहा है और सॉल्यूशन में से कैथोड पे आ रहा है, तो मूवमेंट कौन कर रहा है? आयन। अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उस कॉपर को यहां से वहां पहुंचने में टाइम लगेगा तो रिएक्टिविटी कम हो गई, रेजिस्टेंस उसका बढ़ गया। इसलिए दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम से कम रखनी होती है, पर टच नहीं करने। वो टच कर लेंगे तो डायरेक्ट करंट फ्लो हो जाएगा। थोड़ा सा दूर रखना है, बट बहुत ज्यादा दूर नहीं रखना है।
तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ कंडक्टिविटी सेल। सेकंड वन, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। मोटे मोटे इलेक्ट्रोड है, रेजिस्टेंस कम होगा, पतले पतले इलेक्ट्रोड है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है, इसको अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका L अपॉन A, प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो रो आ जाएगा, बस इसी का आज का रोला है, R इक्वल टू रोला। तो R कौन? R आपका रेजिस्टेंस, रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ कंडक्टिविटी सेल। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ कंडक्टिविटी सेल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन। ठीक है, बढ़ूं आगे। अगला टॉपिक आता है हमारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में तुम कुछ भी करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं, हम यहां पर C से डिनोट करेंगे। तो कंडक्टेंस C है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या फॉर्मूला बनेगा? C इक्वल टू 1 अपॉन R। यूनिट निकालोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन ओम, और ओम नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हुआ भाई? ओम इनवर्स या कि महो MHO उल्टा कर दो, तो ओम इनवर्स या महो, या इसको कहते हैं साइमन, सिंबल है कैपिटल S। तो ओम इनवर्स, महो और साइमन, ये किसका यूनिट हो गया? कंडक्टेंस का। कंफर्म है ना? ठीक। अगला आता है हमारे पास इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसका फॉर्मूला क्या था इधर? R इक्वल टू रो L अपॉन A। मुझे रो निकालना हो तो R A अपॉन L, श्योर ना? तो भाई R वो रो बराबर होगा, रो इक्वल टू होगा RA अपॉन L। तो भाई यहीं से हम लोग इसका स्टेटमेंट निकाल के आएंगे। आपका जो कंडक्टिविटी सेल था उसमें अगर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड हो 1 सेंटीमीटर, क्या डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो फिर R किसके बराबर है? तो बस यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ conductivity cell is 1 centimeter and area of cross section of electrode is area of cross section of electrode is 1 centimeter square, then resistance of electrolyte
इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। समझ में आ गया होगा। अगर दोनों इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस आपकी 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फिर R बराबर हो गया रो। इसीलिए उसका नाम क्या है बाबू, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब दे हैव स्पेसिफिक कंडीशन। अब वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि अगर उनकी डिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रोड की 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। इसीलिए उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वर्ड दिया। तो स्पेसिफिक वर्ड स्पेशली किस लिए अप्लाई किया है, उसमें स्पेसिफिक कंडीशन लग रही है कि वो रेजिस्टेंस के बराबर कब होगा, जब डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब। बात पक्की हो गई। अब बात करेंगे इसके यूनिट की। अमीसी बताओ बेटा इसका क्या यूनिट बनेगा, इसका यूनिट क्या होगा, बना के देख लेते। देखो ऐसा यूनिट की बात करूं तो रो बराबर होगा, रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है ओम, इनटू एरिया का जो यूनिट एसआई वाला होता है वो मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होगा मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, आपके पास रो बराबर बचा है ओम इनटू मीटर। ये तो हो गया लाला रे एसआई यूनिट। पर कॉमन यूज में क्या होता है, अब आप ये समझो कि इलेक्ट्रोड की मोटाई को मैं 1 मीटर स्क्वायर करूं, बहुत ज्यादा मोटा हो गया इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस को 1 मीटर करूं, ये भी काफी दूरी हो गई। तो प्रैक्टिकली ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है। इसीलिए क्या है, यूज क्या करते हैं हम लोग, रो इक्वल्स टू ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। क्या मिलेगा, समझ में आ गया होगा शायद आपको। तो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं सेंटीमीटर वाला। वैसे ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ओम इनटू मीटर चलेगा। कंडक्टेंस समझ में आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है जी, और कंडक्टिविटी, सॉरी रेजिस्टेंस, इसके क्या नाम है, रेजिस्टिविटी के बाद आता है कंडक्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिव। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, आपका जो कप्पा होगा, इसे कप्पा से नोट करते हैं। कप्पा में क्या होता है, ये के जैसा होता है, ऊपर से थोड़ा कर्व होता है और ये सीधा होता है। इसे अपनी लैंग्वेज में हम लोग कप्पा टेक्नोलॉजी है, कप्पा या कापा कहते हैं। तो ये आपका कप्पा हो गया, ये बराबर हो गया 1 अपॉन रो। जैसे पिछली बार देखा कि सी हमारा किसके बराबर था, 1 अपॉन आर। तो आपका जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, तो फिर कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो डेफिनेशन बनाने के लिए हमारी बन गई कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो डेफिनेशन बनाने के लिए तो ठीक है, पर ये प्रैक्टिकली हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सफिशिएंट नहीं है। डेफिनेशन बन गई, फॉर्मूला बन गया, यूनिट भी निकाल लोगे। यूनिट अगर इसका निकालना चाहो तो क्या बनेगा, क्या होगा इसका, भाई अभी आपने देखा रेजिस्टिविटी का क्या था, ओम इंटू मीटर। ओम नीचे से ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते थे, महो, और साइमन मीटर इनवर्स। तो ये तो ऐसा यूनिट हो गया, कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट है साइमन मीटर इनवर्स। लेकिन प्रैक्टिकली क्या लेते हैं हम लोग,
साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला है अपने पास। समझ आ रहा है? बराबर। तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या होगी कंडक्टिविटी की? देखो दो तरह की डेफिनेशन पढ़नी होंगी हमें। एक तो पढ़नी है कंडक्टिविटी और एक इसके आएगा आगे चल के मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों में डिफरेंस करते हुए मैं बता रहा हूं आपको। दोनों डिफरेंस करते हुए क्या इसमें होगा? कंडक्टेंस टेक्स प्लेस बाय आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट conductance takes place by ions of electrolyte present in 1 liter solution at constant temperature। यहां पर स्पेसिफिक क्या रहा हमारे पास? 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा अगले वाले के लिए कंडक्टेंस टेक्स प्लेस बाय 1 मोल आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट conductance takes place by 1 mole ions of electrolyte present in the solution at constant temperature। यहां पर हाईलाइट क्या है? इसमें मैंने वॉल्यूम फिक्स नहीं किया। मैं कहता वॉल्यूम कितना भी हो मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे 1 मोल आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस चेक करना है। तो कंडक्टेंस टेक्स प्लेस बाय 1 मोल आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा इस वाले में क्या है कि आयन कितने भी हो बस हमें 1 लीटर में चेक करना है कि 1 लीटर में कितना कंडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी में क्या फिक्स रहेगा आपके पास? वॉल्यूम। और मोलर कंडक्टिविटी में अमाउंट। दोनों का फर्क समझ में आया? कंडक्टेंस टेक्स प्लेस बाय आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडक्टिविटी, और कंडक्टेंस टेक्स प्लेस बाय 1 मोल आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यहां पे मैंने 1 लीटर नहीं लिया क्योंकि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ऐसे समझो कि मैं एक घर के लोगों की पूरी इनकम चेक कर रहा हूं। एक घर में जो लोग रह रहे हैं वो कितनी इनकम कर रहे हैं। यहां पे मैं तो घर कितने भी हो मुझे तो एक आदमी की इनकम चेक करनी है कि वो कितनी इनकम कर रहा है। तो यहां पे आपके पास वॉल्यूम फिक्स रहा, अमाउंट फिक्स नहीं है। यहां पर अमाउंट फिक्स है 1 मोल, वॉल्यूम फिक्स नहीं है। इसको मैं अभी हम डाइल्यूशन चेक करेंगे ना तब ये चीज एकदम साफ होके आएगी अपने पास। कंडक्टिविटी को डिनोट कर रहे थे किससे? कप्पा से, और इसे डिनोट करते हैं लैम्डा एम। एक तो ये वाला लैम्डा होता है वेवलेंथ के लिए कैपिटल लैम्डा, और ये होता है स्मॉल लैम्डा। जैसे कैपिटल ए होता है और ये स्मॉल ए होता है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे कैपिटल लैम्डा स्मॉल लैम्डा। मोलर है इसलिए एम लगा दिया। समझ में आया? तो ये आपका मोलर कंडक्टिविटी वाला टॉपिक भी हो गया। इसमें मोलर कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी से क्या रिलेशन है वो यहां फॉर्मूला देखिए। लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मोलर कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन। ठीक है, एग्जाम में 1 वर्ड में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड
मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको डायरेक्टली इनवर्सली कुछ नहीं कहना है, आपको ये फॉर्मूला लिख देना है। अच्छा, इसे यूज कब करोगे न्यूमेरिकल में? जब आपको कंडक्टिविटी गिवन हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में और मोलैरिटी गिवन हो मोल पर लीटर में। समझे बात को? अगर आपको कंडक्टिविटी गिवन है साइमन मीटर इनवर्स में, तब क्या करोगे? कप्पा अपॉन m इंटू 1000, नीचे 1000 का